नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। ये वीडियो में हम जो भी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस पेपर है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। ये जो क्लास होगी वो स्पेशल क्लास होगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का पहला सवाल है, हु डिफाइंड एडोलेसेंट एज ग्रुप बिटवीन ऑप्शन ए 10 to 19 ईयर्स, ऑप्शन बी 9 to 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 to 18 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 to 12 ईयर्स। जो एडोलेसेंट ग्रुप होता है उसको उस एज ग्रुप को कौन से एज ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन सी 10 to 18 ईयर्स। हम यहाँ पर जो चिल्ड्रन का एज ग्रुप क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न जो होता है उसका एज ग्रुप 0 to 1 मंथ मतलब 28 डेज तक हम उसे न्यूबॉर्न कहते हैं। इन्फेंट जो होता है वो 1 मंथ to 1 ईयर के बीच में उसकी अगर एज हो तो उसे इन्फेंट कहा जाता है। जो टॉडलर होता है 1 ईयर to 3 ईयर्स के बीच में हम उसे टॉडलर कहते हैं। देन प्री स्कूलर जो होता है मतलब स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है, उससे पहले हम नर्सरी या सीनियर केजी, जूनियर केजी, जो भी स्कूलिंग के पहले की जो कैटेगरीज होती है उसे हम प्री स्कूलर कहते हैं, जो कि एज होता है 3 to 6 ईयर्स। उसके बाद स्कूल गोइंग चाइल्ड जो होता है मतलब 6 to 12 ईयर्स। देन एडोलेसेंट एज जो होता है वो 12 to 18 ईयर्स। 12 to 18 ईयर्स जो भी एज ग्रुप में बच्चे आते हैं उसे एडोलेसेंट कहा जाता है। यहाँ पर नियरली अबाउट जो आंसर है वो 10 to 18 ईयर्स है। इसकी वजह से सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द नीडल स्टिक इंजुरी। यहाँ पर पूछा गया है कि नीडल स्टिक इंजुरी जो होती है वो उसकी वजह से कौन सी डिसीज़ या कौन सी इंजरी ट्रांसफ़र नहीं होती। ऑप्शन ए इज़ HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी स्क्रब टाइफस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। हम सभी को पता है कौन सी इंजुरीज होती है जो नीडल स्टिक इंजुरी के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। बेसिकली इसका जो सही जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप टाइप कीजिए। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन सी स्क्रब टाइपस। स्क्रब टाइपस जो डिसीज़ होता है वो नीडल स्टिक इंजुरी के द्वारा स्प्रेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉजेस अ हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया हम सभी को पता है क्या होता है। हाइएटस हर्निया क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाइएटस हर्निया क्या होता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ऑप्शन बी वीकन ऑफ द इसोफेजियल मसल, ऑप्शन सी इंक्रीज इसोफेजियल मसल प्रेशर, ऑप्शन डी वीकनेस ऑफ डायफ्रामेटिक मसल। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन डी वीकनेस ऑफ डायफ्रामेटिक मसल्स। हाइएटस हर्निया जो होता है डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये जो होता है वो डायफ्रामिक मसल होता है जो कि हमें रेस्पिरेशन में या गैस्ट्रिक और थोरेसिक सेक्शन को डिवाइड करने में हेल्प करता है। जब भी डायफ्राम मसल की वीकनेस या डायफ्राम ड्यू टू सम कॉजेस डायफ्राम मसल वीक होता है वो टाइम पे जो भी एब्डोमिनल का पोर्शन होता है या स्टमक का पोर्शन होता है वो डायफ्राम को इंटरसेक्ट करके थोरेसिक में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर्निया क्रिएट होता है और उसे कहते हैं हाइएटस हर्निया। इसको रिपेयर करने के लिए मोस्टली यहाँ पर नॉर्मली ओपन सर्जरी की जाती है, जिसमें जो भी एब्डोमिनल पार्ट या जो भी एब्डोमिनल मसल्स प्रोट्रूड होते हैं थोरेसिक कैविटी में उसको नॉर्मल पोजीशन में लाके वहाँ पर मेश डाल के उसको क्लोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। बेसिकली इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन डी। हाइएटस हर्निया का मेन कॉज होता है वीकनेस ऑफ डायफ्रामेटिक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैप स्मीयर टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोस। जो पैप स्मीयर टेस्ट होती है वो कौन सी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। ये होती है पैप स्मीयर टेस्ट। ऑप्शन ए यूरेथ्रल कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी वल्वल कैंसर, ऑप्शन डी ओवेरियल कैंसर। आई होप आप सभी को पता होगा पैप स्मीयर टेस्ट किस चीज़ के लिए मतलब कौन सा कैंसर डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए या प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। सो यहाँ पर नीचे दिए जाने वाले जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों में क्लासीफाई होने वाला ग्लैंड कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैंक्रियाज एंड ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। सो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच में का क्लासिफिकेशन पता होगा। सो यहाँ पर पूछा गया ग्लैंड कौन सा है। सो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर ग्लैंड पूछा गया तो इनमें से ही कोई जवाब होगा, बट इसका सही जवाब है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिडर करते हैं। सो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्नोकेन इज यूज टू ट्रीट। जो लिग्नोकेन होता है उसको मोस्टली कौन से चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए एमआई, ऑप्शन बी अंजाइना, ऑप्शन सी सीएडी, ऑप्शन डी अरिथमिया। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन डी अरिथमिया। अरिथमिया की कंडीशन में मोस्टली हम लिग्नोकेन को यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ इंट्राकोस्टल मसल्स आर। जो भी इंट्राकोस्टल मसल्स होती है वो कितनी होती है यहाँ पर पूछा गया है। हम सभी को पता है कि इंट्राकोस्टल एंड एक्स्ट्राकोस्टल जो भी मसल्स होती है वो कहाँ पर थोरेसिक में सिचुएटेड होती है, जो कि हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सो टोटल नंबर ऑफ इंट्राकोस्टल्स मसल यहाँ पर पूछी गई है। सो ऑप्शन ए 7 पेयर्स, ऑप्शन बी 12 पेयर्स, ऑप्शन 11 पेयर्स, ऑप्शन सी 12 पेयर्स, ऑप्शन डी 24 पेयर्स। सो बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो भी इंट्राकोस्टल मसल्स होती है वो 12 हो सकती है। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इसका जो सही जवाब हुआ वो टोटल नंबर्स ऑफ 11 पेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंट्राकोस्टल रीजन। सो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी 11 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने का काम करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो ऑप्शन ए पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन बी TSH, ऑप्शन डी FSH, ऑप्शन सी FSH, ऑप्शन डी LH। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने का काम करता है। सो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन। जो भी एंडोस्कोपी के बाद जो भी वो स्कोप होता है उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए मोस्टली कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन। जो एंडोस्कोप होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए मोस्टली कौन सी मेथड यहाँ पर यूज़ की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। हम सभी को पता है स्टरलाइजेशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स है, फिजिकल केमिकल देन हॉट ओवन मेथड्स। हम सभी को वो पूरा क्लासिफिकेशन पता है। अगर अभी तक आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, स्टरलाइजेशन के ऊपर बनाया हुआ। स्टरलाइजेशन के ऊपर एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। सो एंडोस्कोप को स्टरलाइजेशन करने के लिए मोस्टली कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए बाय ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी बाय यूवी रेज, ऑप्शन सी बाय फिनाइल 2% फिनाइल, ऑप्शन डी बाय 2% ग्लिसराइल रेट। सो जो एंडोस्कोप होता है वो बहुत क्रूशियल मैकेनिज़्म पे वर्क करता है। उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके आगे जो कैमरा लाइटिंग होती है उसको हार्म ना हो, इसकी वजह से उसको केयरफुली वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। सो उसको वॉश करने के लिए मोस्टली हम 2% ऑफ ग्लिसराइल रेट यूज़ करते हैं। उसको जो भी स्कोप होता है उसको 2% ग्लिसराइल रेट में हम डिप करके रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी तरह से स्टरलाइजेशन हो पाए और उसके बाद उसे नॉर्मल सलाइन से भी वॉश किया जाता है। क्योंकि जब भी हम एंडोस्कोप को रीइंसर्ट करेंगे पेशेंट को एंडोस्कोपी करने के लिए, वो टाइम पे ग्लिसराइल रेट अगर प्रॉपरली वॉश ऑफ नहीं हुआ तो पेशेंट को इरिटेशन हो सकते हैं। समटाइम्स मे बी इट कॉजेस अ सीवियर इंजरी और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस अहेड। सो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी होगा। Next question is which of the following vaccine should not be frozen by which of the following vaccine should not be frozen and should be discarded if frozen। so ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो हम फ्रोज़न
हो नहीं दे सकते, और अगर सपोज बाई चांसली अगर वो फ्रोज़न हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। सो हम सभी को पता है कि दो तरह के वैक्सीन होते हैं, एक होते हैं लाइव एटोनेटेड वैक्सीन और एक होते हैं किल एटोनेटेड वैक्सीन। सो अकॉर्डिंग टू द देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द देयर वर्किंग मैकेनिज्म, हम उसको कोल्ड स्टोर करना होता है या उसका सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, इसकी हिसाब से हम उसको ILR में सेट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो फ्रोजन हो नहीं दे सकते। सो ऑप्शन ए इज़ OPV, ऑप्शन बी इज़ मीजल्स, ऑप्शन सी इज़ DPT, ऑप्शन डी इज़ MMR। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा DPT, डिप्टीरिया पर्ट्यूटिस टिटेनस। जो कॉम्बाइन में वैक्सीन आता है उसको हम फ्रोज़न हो नहीं दे सकते। अगर बाई चांसली सपोज वो फ्रोज़न हो जाता है तो उसको हमें प्रॉपरली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। सो यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ये इमेज यहाँ पर दी गई है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए इज़ IV फ्लूइड बैग, ऑप्शन बी इज़ एंट्रल फ्लूइड बैग, ऑप्शन सी इज़ पार्शियल डायलिसिस बैग एंड ऑप्शन डी इज़ इनिमा बैग। सो ये जो बैग है उसे IV फ्लूइड बैग कहा जाता है। ये बहुत आसान से सवाल है जो कभी कभी हम इसे कुछ गलत समझकर इसे गलत आंसर कराते हैं, बट इसे हमें जो भी डेली के यूज़ में लेने वाली सब चीज़ें हैं जिसको हमें क्लियरफुली ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऐसे सवाल अगर गलत हो जाए तो मतलब बहुत हमारा एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। सो आई होप आप जो भी इमेज यहाँ पर दी गई है या इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर दिया जाने वाला है सो इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही उसका जवाब दे। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उसका फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली फॉलोपियन ट्यूब कहाँ पर सिचुएटेड होता है, कौन सी सिस्टम में आता है, वो आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स में जो फॉलोपियन ट्यूब आता है। सो उसका फंक्शन क्या है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी स्पर्म प्रोडक्शन और ऑप्शन डी ओम प्रोडक्शन। सो जब भी कभी आपको एक आध क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो वो टाइम पे हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो भी ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं वो आप सीधे तौर पे उसको कट करके, मतलब 4 ऑप्शंस है तो 2 गलत है तो उसको 2 कट करके 2 के ऊपर ही आप विचार कर सकते हो। सो इसका जो सही जवाब बनेगा होगा ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन। सो जब भी हम फॉलोपियन ट्यूब को देखते हैं ये है रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है फॉलोपियन ट्यूब। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्पर्म प्रोडक्शन फीमेल्स में होता है क्या, नहीं। सो ये गलत जवाब है। ओम प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। सो ऑप्शन डी भी गलत है। सो इसमें 2 ही सवाल बचते हैं कि एक होता है इम्प्लांटेशन एंड सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पर, जो यूट्रस होता है यहाँ पर मोस्टली एंडोमेट्रियम लेयर पे यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कब होता है, जब वेन एवर देर इज़ अ फर्टिलाइजेशन बिटवीन ओम एंड स्पर्म्स, तभी हम यहाँ पर इम्प्लांटेशन देख पाते हैं। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब बनेगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बॉर्डर इज़ नॉट कनेक्टेड टू मध्य प्रदेश। सो ये एक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बहुत से एग्जाम्स में 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो जीके के ऊपर पूछे जाते हैं। सो आपको थोड़ा बहुत जीके का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को कौन सी बॉर्डर्स कनेक्ट नहीं करती है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ओडिशा। सो हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पर है मध्य प्रदेश जिसका कैपिटल है भोपाल। ओके, सो यहाँ पर पूछा है कौन सी ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती। सो बेसिकली महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करती है, गुजरात शेयर करती है, राजस्थान शेयर करती है, उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी शेयर करती है। अभी वो छत्तीसगढ़ को
छत्तीसगढ़ के साथ भी मध्य प्रदेश की बॉर्डर शेयर होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कि कौन नहीं करता। सो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी, ओडिशा यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। सो आई होप आप सभी को जीके के ऊपर भी अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जीके के ऊपर भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट्रियोविजुअल फिस्टुला इज एसोसिएटेड फॉर। जो आर्ट्रियोविनस फिस्टुला जो होता है वो किस चीज़ के लिए बनाया जाता है या कैसे एसोसिएटेड होता है। सो फर्स्ट इज टू गिव अ मेडिकेशन, आईवी मेडिकेशन। ऑप्शन बी इज ब्लड सैम्पलिंग। ऑप्शन सी इज आर्ट्रियल बीपी। ऑप्शन सी इज पेटेंसी। सो आर्ट्रियोविनस फिस्टुला मोस्टली कौन सी कंडीशंस में क्रिएट किया जाता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। सो आर्ट्रियोविनस फिस्टुला जो होता है वो मोस्टली डायलिसिस, जो पेशेंट डायलिसिस पे है वो पेशेंट में आर्ट्रियोविनस फिस्टुला क्रिएट किया जाता है, जिससे कि पेटेंसी क्रिएट हो और जो अमाउंट ऑफ ब्लड वहाँ पर उससे डिमांड है वो वहाँ पर सप्लाई कर पाए। सो जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए कि टू गिव आईवी मेडिकेशंस, ये भी गलत जवाब है। आईवी हम नॉर्मल आईवी कैनोला की हेल्प से भी पेशेंट को दे सकते हैं। टू ब्लड सैंपलिंग, ये भी गलत है। आर्टेरियल बीपी कलेक्ट करने के लिए, ये भी गलत जवाब है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी फॉर द पेटेंसी यहाँ पर सही जवाब है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आर्ट्रियोविनस फिस्टुला क्या होता है। ये है वीनस और ये है आर्टरी। इन दोनों को यहाँ पर एक छोटे से पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ ब्लड, जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर हमें मिल पाए। सो आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा, अगर आर्ट्रियोविनस फिस्टुला अगर एक साथ करे तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जो आर्टरीज होती है उनका प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है वीनस के कंपैरिजन में। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मोस्टली वीनस में चला जाता है। सो इसकी वजह से वहाँ पर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में आने की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो वहाँ पर निग्लिजिबल होती है। सो वो भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आप सभी को आर्ट्रियोविनस फिस्टुला के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर लीव्स अ परमानेंट स्कार। ऐसा कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर है या ऐसा कौन सा इम्यूनाइजेशन है जिसमें परमानेंट स्कार क्रिएट होता है। ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी मीजल्स वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। सो आई होप आप सभी को पता होगा कि आपके आम पे एक छोटा सा क्वाइन की तरह से एक मार्क होगा जो कि वैक्सीन की वजह से क्रिएट हुआ है। सो बेसिकली जो वैक्सीन हम देते हैं उसके कौन सा ऐसा वैक्सीन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक परमानेंट स्कार क्रिएट होता है। सो ऑप्शन बी बीसीजी जो होता है उसकी वजह से वहाँ पर एक परमानेंट मार्क क्रिएट होता है। सो इस तरह से आपको आपके आम पे एक मार्क दिखाई देगा जो कि बीसीजी वैक्सीन की वजह से वहाँ पर क्रिएट हुआ होता है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the patient was diagnosed with a stage 2 liver cancer. The priority nursing diagnosis for the patient is, जो पेशेंट है वो लीवर कैंसर के लिए सेकेंड स्टेज ऑफ लीवर कैंसर के लिए यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। सो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा पेशेंट के लिए। ऑप्शन ए फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ऑप्शन बी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी डिस्टर्ब बॉडी इमेज। सो यहाँ पर लेवल 2 स्टेज 2 का जो लीवर कैंसर का जो पेशेंट है उसकी वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में मोस्टली हम सभी को दिखाई देंगे। सो यहाँ पर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी ये तो गलत जवाब है। देन डिस्टर्ब बॉडी इमेज ये भी गलत जवाब है, क्योंकि सपोज एक आध पेशेंट के एम्प्यूट किया जाता है या उसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज की जाती है, वो कंडीशन में डिस्टर्ब बॉडी इमेज के लिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन स्किन इंटीग्रिटी, अगर पेशेंट बर्न का पेशेंट है या डिहाइड्रेशन के लिए पेशेंट है वो टाइम पे हम उसको या प्लास्टिक सर्जरी की गई है पेशेंट की, वो टाइम पे हम इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी के ऊपर उसको पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। बट लीवर सी कैंसर्स में सेकेंड स्टेज लीवर कैंसर में हमें एक तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर यहाँ पर डायग्नोसिस क्रिएट करना है। बट यहाँ पर सवाल ऑप्शन एक है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन बी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। सो
जो भी लीवर कैंसर के जो पेशेंट होते हैं स्टेज 2 के या स्टेज 3 के, उनमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती है। इंडाइजेशन होता है, बाइल सिक्रीशंस, अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रीशंस नहीं होती इसकी वजह से। देन ग्लूकोज शुगर स्टोरेज होता है वो भी इम्पेयर्ड होता है। देन कोलेस्ट्रॉल जो फंक्शनिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल डीजनरेशन या जो भी चीज़ें होती है वो वहाँ पर इम्पेयर्ड होती है। इसकी वजह से इसका जो सही जवाब बनेगा वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। So next question is Mr. Ramu, 27-year-old, has a fever and pain in the right upper quadrant that increases by eating fatty food and anorexia. So she is recently diagnosed with a कोलोलिथियासिस ऑन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। जो भी यूएसजी की है उसमें हमें कोलोलिथियासिस है ऐसा उनको दिखाई दे रहा है। द नर्स एक्सप्लेन द पेशेंट विच फूड शुड बी अवॉइडेड टेकिंग इज। सो नर्स को हेल्थ एजुकेट करना है पेशेंट को, कौन सा ऐसा फूड है जो पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। सो ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी ब्रेड एंड ऑप्शन डी चीज़। सो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी चीज़ होगा, जो हमें पेशेंट को डाइट में देने से अवॉइड करना है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन डी चीज़ होगा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में हमने आपको शेयर की है वो भी आपको हेल्पफुल होगी। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहना। और अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ की एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज़ हमने यहाँ पर शुरू की है वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार वो सीरीज़ भी ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू।